हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन एकेडमी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीपीएससी में जो पिछले सालों में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं, उसमें जो एंशियंट इंडिया का पार्ट है, एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट है, उसके क्वेश्चंस को देखेंगे और उसके आंसर और उसके व्याख्या को भी देखेंगे। और अगर आपको व्याख्या नहीं सुननी है, बस केवल क्वेश्चन आंसर ही रिवाइज करना है फटाफट, तो आप अपने यूट्यूब के सेटिंग में जा करके प्लेबैक की स्पीड बढ़ा सकते हैं। और अगर अभी आप तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक भी कीजिए। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल, नीला, हरा, पांडु और नीला। तो इसका जो आंसर है वो है लाल। देखिए, हड़प्पा काल में क्या था, जो बर्तन हुआ करते थे, जो मृदभांड थे, उनके चारों तरफ लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी, और फिर उसके बाद ब्लैक कलर से उस पर कोई चित्रकारी कर दी जाती थी। जैसे आपने पढ़ा होगा लाल और काले मृदभांड। तो ये जो पाए जाते थे, ये हड़प्पा संस्कृति से ही संबंधित है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल। इसका जो आंसर है वो है आद्य ऐतिहासिक काल। दरअसल ये जो काल हैं सारे, इनका इनका जो बंटवारा है वो इस आधार पर किया गया है कि लिपि उस समय लिपि थी कि नहीं, और उनकी लिपि को पढ़ा जा सका है कि नहीं पढ़ा जा सका है। तो जो प्रागैतिहासिक काल था प्रागैतिहासिक काल का जो निर्धारण इस आधार पर किया जाता है कि इसमें ना तो इसमें कोई लिपि थी, और ना ही जब लिपि ही नहीं थी तो पढ़ा भी नहीं जा सकता इनको। तो वो प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। और आद्य ऐतिहासिक काल में क्या था कि इसमें इसकी लिपि तो थी, मतलब इसमें इसके बारे में कुछ कुछ कहीं कहीं लिखा हुआ तो मिलता है, लेकिन उस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है। और ऐतिहासिक काल में क्या है कि वो लिखा भी गया है, लिपि भी है और पढ़ी भी गई है। जैसे कि बहुत सारे हिस्टोरियन हैं जो पढ़ चुके हैं ऐतिहासिक काल में, जो जो मिले हैं, जहाँ जहाँ लेख मिले हैं, जो जो चाहे स्तंभ लेख हो, चाहे वो शिलालेख हो, जो भी हो। तो ऐतिहासिक काल हो गया, वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। उत्तर ऐतिहासिक काल के बाद का समय है। ठीक है। तो ये जो है इसका उत्तर डी है, सिंधु सभ्यता। अच्छा, सिंधु सभ्यता जो है वो हमारे आदि ऐतिहासिक काल में ही आती है। जैसे 2500 से 1000 BC के आसपास में, 2500 BC से 1000 BC के आसपास में जो भी है वो आदि ऐतिहासिक काल ही है, जिसमें सिंधु सभ्यता भी शामिल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? अंजीरा से, दम्बसरात से, किलीगुल मोहम्मद से, मेहरगढ़ से। और ये उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये ध्यान देने वाली बात है बीपीएससी में, जो जब से ये ऑप्शन जुड़ा हुआ है ई, तब से थोड़ा गलतियां ज़्यादा हो रही हैं लोगों से, और चांसेस भी ज़्यादा होते हैं इसलिए, क्योंकि अगर दो ऑप्शन सही हैं तो आप फिर भी आप ई को टिक करते हैं, और अगर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है तो भी आप ई को टिक करते हैं। तो मतलब एक तरह से एक ही ऑप्शन में वो दो ऑप्शन दे दिया है। ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से इसको आपको अटेम्प्ट करना है। तो ये वो कह रहा है पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य। तो इसका जो आंसर है वो है मेहरगढ़। और मेहरगढ़ में आप अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो प्राचीनतम गेहूं के जो साक्ष्य थे वो मेहरगढ़ से प्राप्त होते थे, और जो चावल के जो साक्ष्य थे वो कोल्डी हवा से मिलते थे। ठीक है। कोल्डी हवा ये पड़ता है आपका प्रयागराज में। ठीक है, कोल्डी हवा नाम है उसका। तो ये प्रयागराज में पड़ता है। प्रयागराज और मिर्ज़ापुर जो बेलन घाटी है ना, वो उसी में पड़ता है ये कोल्डी हवा। लेकिन अभी क्या है कि अभी जो नवीनतम साक्ष्य मिल रहे हैं हिस्ट्री में, तो उसमें जो नया नाम आ रहा है वो लहुरा देव का आ रहा है। मतलब लहुरा देव जो है वो अब प्राचीनतम साक्ष्य वाला स्थान हो गया है, जहाँ पर पशुपालन और कृषि के साक्ष्य मिले हैं। तो लहुरा देव में चावल के सर्वप्रथम साक्ष्य मिले, ये ध्यान रखने वाली बात है। मतलब अब कोल्डी हवा नहीं, बल्कि अब उसकी जगह पे चावल के जो सबसे पुराना साक्ष्य है वो लहुरा देव हो गया है, और गेहूं का अभी भी मेहरगढ़ है। लेकिन और इन दोनों में जो है पशुपालन और कृषि का सबसे पुराना साक्ष्य जो है वो लहुरा देव है। एक्चुअली क्या है कि लहुरा देव जो है वो 9000 BC के आसपास से उसके साक्ष्य मिलने लगते हैं। और जो ये है मेहरगढ़ है, वो लगभग 8000 BC, 8000 या 8500 BC के आसपास में साक्ष्य मिलते हैं। मतलब ये फिर भी 500 1000 BC पहले ही है लौरा देव। तो ये ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि अगर इसमें लौरा देव नहीं है, लौरा देव अगर होता तो आंसर लौरा देव ही होता, लेकिन अभी फिलहाल मेहरगढ़ है इसमें। तो ये मेहरगढ़ ही इसका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पक्की ईंट से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल, कला और वास्तुकला, और ई ऑप्शन है।
तो इसका जो आंसर है वो है पकी ईंट से बनी इमारत। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में जो कुछ स्थान मिले हैं, जैसे मोहनजोदड़ो का स्नानागार जो है, अन्नागार भी इसको बोलते हैं, मोहनजोदड़ो। तो अब देखिए हिंदी में तो मोहनजोदड़ो पढ़ते हैं, ठीक है। इंग्लिश में मोहनजोदारो पढ़ते हैं, मोहनजोदारो इस तरह से लिखा होगा, जो डी आर ओ। तो उधर उस जो अभी जब आप मैप में देखेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी स्थल थे ना, उसमें ज़्यादातर दारो शब्द हुआ था, दारो, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये हिंदी में थोड़ा सा दूसरे ढंग से दिखता है। तो हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार और अन्नागार वगैरह मिले हैं, उसके उसमें जो ईंटें यूज़ हुई हैं वो पकी हुई ईंटों की हैं, ठीक है, पकी हुई ईंट है। तो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यही है सिंधु घाटी सभ्यता की, काफ़ी विकसित सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी ये। तो और नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो इसका जो आंसर होगा वो लोथल है, गुजरात में, भोगवा नदी के पास, भोगवा नदी के पर ये है ये बंदरगाह, अहमदाबाद के आसपास में है ये भोगवा नदी, और वहीं पे है लोथल। तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? तो ये जो आंसर है इसका, धौलावीरा, बनावली, कालीबंगा, लोथल, इसका जो आंसर है वो है बनावली। ये हरियाणा में है ये। और हरियाणा में ये जो सरस्वती घाटी थी ना, सरस्वती नदी घाटी जो अभी विलुप्त हो चुकी है, तो उसी घाटी में इसका ये स्थान है। और देखिए इसमें जो टेराकोटा है, टेराकोटा का मतलब है जो खिलौने होते थे ना, मिट्टी के खिलौने, उनको टेराकोटा बोला जाता था। तो उसी खिलौने में ही एक हल भी ऐसे इस तरह से प्राप्त हुआ है, एनसीईआरटी की बुक में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो उस खिलौना ही है वो, हल बना हुआ है मिट्टी का, तो वो मिला हुआ है, वो बनावली से मिला हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, बोगजगोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। बी है, मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र जाना जाता है। वेद के मूल ग्रंथ की रचना यही हुई थी और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। देखिए बोगजगोई क्या था, ये जहाँ एशिया माइनर है ना, ईरान और पश्चिमी भारत के बीच में जो एशिया माइनर जिसको बोलते हैं, तो वहाँ से ऐसा साक्ष्य, ऐसा साक्ष्य मिला है, ऐसा लोग कहते हैं कि आर्य भी उसी रास्ते से आए थे, ईरान वाले रास्ते से। तो वहाँ जो जो देवी देवताओं की जो वहाँ पे मूर्तियाँ मिली हैं, वर्णन, जो देवी देवताओं का जो वर्णन है वहाँ अभिलेखों में, तो उसी लिए उसका महत्व है बोगजगोई का, ठीक है। बोगजगोई के अभिलेख जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें देवी देवताओं का वर्णन है, और आर्यों के उधर से ही आने का भी ऐसा कुछ साक्ष्य मिलता है। तो ये है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है इसमें, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? पूरा पाषाण युग, नव पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग और लौह युग। तो इसका जो आंसर है वो है ताम्र पाषाण युग। देखिए क्या है कैल्कोलिथिक, इसमें कैल्को का मतलब है कॉपर, और लिथिक का मतलब होता है पत्थर, ठीक है। तो जो जैसे पाषाण युग था, तो पाषाण युग में जो औजार यूज हुआ करते थे वो पत्थर के होते थे, ठीक है। और लेकिन ताम्र पाषाण युग में क्या थे, जो औजार थे जो थे उसमें कॉपर, मतलब तांबा और पत्थर दोनों का इस्तेमाल होता था। जैसे मान लीजिए हत्था कोई औजार है, ठीक है, तो उसमें जो हत्था होता था वो कॉपर का हो गया, ये पत्थर का है। तो उसी लिए इसको हम ताम्र पाषाण युग बोलते हैं, कैलकोलिथिक युग, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कैलकोलिथिक मतलब कॉपर, लिथिक मतलब ये पत्थर, जिसमें तांबा और पत्थर का इस्तेमाल हुआ हो। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? आर डी बनर्जी, के एन दीक्षित, एम एस वत्स, वी ए स्मिथ। तो इसका जो आंसर होगा वो बी ए स्मिथ है। देखिए आर डी बनर्जी, राखल दास बनर्जी, तो ये तो काफ़ी फेमस थे, खासकर हड़प्पा वगैरह की खुदाई और वहाँ की जानकारी इकट्ठा करने के लिए, उससे संबंधित। और के एन दीक्षित भी हैं और एम एस वत्स भी हैं। बी ए स्मिथ थे जो इससे संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट देखते हैं, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? उपनिषद, भगवत गीता, ऋग्वेद और यजुर्वेद, ठीक है। तो ये जो इसका आंसर है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद में के तीसरे मंडल में ये गायत्री मंत्र मिलता है, ठीक है। और ये इसके रचनाकार पता ही है कौन, विश्वामित्र थे।
ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पर देखते हैं। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? गंगा, ब्रह्मपुत्र, परुष्णी और कावेरी। तो इसका जो आंसर है वो परुष्णी है। ध्यान देने वाली बात ये है कि इसको रावी नदी को ही परुष्णी बोला जाता है। तो अगर परुष्णी की जगह रावी लिख कर के आ जाता है तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें ध्यान देने वाली बात यही है। देखिए 10 राजाओं का युद्ध को 10 राज्य युद्ध भी बोलते हैं। राज्य मतलब राजा, तो 10 राज्य युद्ध भी बोलते हैं। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यही है, परुष्णी, रावी और 10 राज्य, ठीक है। इसमें हुआ क्या था, 10 राजाओं के युद्ध में एक सुदास नाम के एक राजा थे, जिनका युद्ध हुआ था 10 राजाओं से। 10 संघ के राजा थे, मतलब अलग अलग संघ के एक एक राजा थे, 10 संघ था। तो इन 10 राजाओं को सुदास ने हरा दिया था, ठीक है। तो बस इसमें ध्यान देने वाली बात यही है, इसीलिए इसको 10 राजाओं का युद्ध बोलते हैं, रावी नदी के तट पर हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? इसका आंसर है 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व और 14 पूर्व में 14 पूर्व आंसर है। तो इसमें आपको याद रखिएगा, इसमें ये सारे जो है जैन ग्रंथ हैं, और इसमें जो सबसे पूर्व है, पहले का जो है वो है 14 पूर्व, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? लुम्बिनी में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में और वैशाली में, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है सारनाथ, वाराणसी, ठीक है, वाराणसी। और इसको मतलब महात्मा बुद्ध क्या था, अपने धर्म के प्रचार के क्रम में कई जगह गए थे, और उसमें जब जहाँ पर उन्होंने पहला अपना उपदेश दिया था वो सारनाथ था, ठीक है। इसको ऋषि पत्तनम के नाम से भी जानते हैं। अगर मान लीजिए कि ऑप्शन में अगर ऋषि पत्तनम आ गया तो वो भी वही आंसर, मतलब वो ऑप्शन भी सही होगा, ठीक है। तो इसमें ध्यान देने वाली बस बात यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम, पाटलिपुत्र, मगध और वैशाली। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बहुत बार आ चुका है, इसलिए ध्यान दें इस पे, काफ़ी मतलब ऐसे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। महावीर स्वामी, देखिए महावीर स्वामी के बारे में भी कुछ चीज़ें जान लेनी चाहिए हम लोगों को, जो कि कई बार से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं। मैं सीधे सीधे आपको यहीं पे फैक्ट बता देता हूँ। महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो 599 ईस्वी में होता है, 599 ईस्वी है, कुंडग्राम में हुआ था। और इनके जो पिता थे, पिता का नाम था इनके सिद्धार्थ, ठीक है, सिद्धार्थ। और माता का नाम था इनके त्रिशला। और जो इनकी पत्नी थी वो थी यशोदा। और जो इनकी पुत्री थी वो थी प्रियदर्शिनी, ठीक है। तो ये हो गया प्रियदर्शिनी, सिद्धार्थ, त्रिशला, यशोदा और प्रियदर्शिनी, ये नाम आप याद रखिएगा, इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अब हाँ, इनका जो जन्म हुआ था वो कुंडग्राम, मैंने आपको बता दिया। इतने सारे जो आपको नाम बताया ना, इससे संबंधित क्वेश्चन भी आगे मिलेंगे आपको, तो इसलिए मैंने आपको यहीं पर डिस्कस कर दिया इसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था जमाली, योशुद, विपिन और प्रभास। तो इसका जो आंसर है वो तो जमाली है, लेकिन इसमें देखिए प्रभास नाम काफ़ी, आप साउथ की फिल्में अगर देखते हैं तो प्रभास ये वहीं से नाम आया हुआ है। अच्छा, तो ये जो जमाली था, बताया था अभी आप कि उनकी जो पुत्री थी प्रियदर्शना, ठीक है, ये उनके पति थे जमाली। तो ये एक तरह से अपने दामाद को ही पहला शिष्य बना लिए थे। ये अलग बात है, पहले कुछ, फिर बाद में अंत में क्या हुआ था, थोड़ा जमाली और महावीर के बीच में कुछ जमा नहीं, तो फिर ये लोग अलग हो गए थे। मतलब जमाली ने फिर अपना उसी में दूसरा स्थापित कर लिया था अपना, कुछ अलग संघ नहीं कह सकते, लेकिन उसी में ही, जैन धर्म में ही, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, बोधगया में, कुशीनगर में, कपिलवस्तु में। देखिए यहाँ महात्मा बुद्ध की बात किया जा रहा है, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी में। तो इनका जो महापरिनिर्वाण, मतलब इनकी मृत्यु को ही महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो जो हुआ था वो कुशीनगर में हुआ था। देखिए क्या था, कुशीनगर में ये अपने धर्म के प्रचार के क्रम में वहाँ कई जगह पे जा रहे थे, कहाँ, जहाँ जहाँ भी। तो ये वहाँ पे पहुँचे, मल्लों की राजधानी थी पावा, ठीक है, पावा, ये ध्यान रखिए, मल्ल मल्ल गणराज्य जो था ना,
तो उसकी जो राजधानी थी पावा थे, पावा पहुंचे थे। वहाँ क्या था, इनको एक लोहार मिला था, लोहार से इनकी भेंट हुई जिसका नाम था चुंद लोहार। तो उसने इनको क्या था, सुअर का मांस खाने के लिए दे दिया था, जिससे इनको इनके पेट में काफ़ी दर्द हुआ था। और एक बीमारी है अतिसार, कहीं कहीं इसे रक्तातिसार बोलते हैं, ऐसा कुछ। तो अतिसार नामक बीमारी हो गई थी जिससे इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इतने सारे फैक्ट हैं वो ध्यान में रखिएगा। कुशीनगर में ये मल्ल जो है वो कुशीनगर में ही पड़ता है। ठीक है, कुशीनगर के पास है। नेक्स्ट जो है वो है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? सातवां मंडल, आठवां मंडल, नवां मंडल और 10वां मंडल। तो इसका जो आंसर है वो है नवां मंडल। नेक्स्ट, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? देखिए, त्रिपिटक, त्रिपिटक का मतलब होता है तीन पिटक। ठीक है, जैसे तीन पिटक में क्या क्या है कि जैसे विनय पिटक हो गया पहला, विनय पिटक, सॉरी विनय पिटक, और दूसरा है सुत्त पिटक, और तीसरा है अभिधम्म पिटक। ठीक है, तो विनय पिटक में क्या था, जो मतलब महावीर स्वामी ने जो संघ संबंधी नियम वगैरह बनाए थे, जो आचार संहिताएं वगैरह थी उनकी, वो विनय पिटक में था। ठीक है, और सुत्त पिटक में क्या था कि जो उपदेश थे इसके महात्मा बुद्ध के जो उपदेश थे उनके, वो सुत्त पिटक में संग्रहित किया गया। और अभिधम्म पिटक में क्या था, उनके दार्शनिक विचार थे। दार्शनिक विचार मतलब जैसे आत्मा के बारे में उनकी क्या राय है, या फिर वो पूजा वगैरह, मूर्ति पूजा, हालांकि उसमें मूर्ति पूजा तो नहीं था, पहली मूर्ति पूजा तो इन्हीं की शायद की गई थी महात्मा बुद्ध की। तो ये मतलब जो उनका एक फिलोसफिकल व्यू था ना, किसी भी एंगल से किसी भी चीज़ को लेकर के, तो वो अभिधम्म पिटक में था। ठीक है, तो ये था त्रिपिटक। ये ध्यान रखिएगा तीनों पिटक का नाम, ये कभी भी पूछ सकता है क्वेश्चन में, आ चुका है 2017 में क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? देखिए, ये जो है क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा हुआ है बीपीएससी में, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। मैं इसके बारे में थोड़ा ये बता देता हूँ। इसका आंसर अलग उदयन है, ध्यान रखिएगा। देखिए, जो हर्यक वंश था ना, हर्यक वंश में बिंबिसार, बिंबिसार के बाद अजातशत्रु, और फिर उसके बाद में उदयन। ठीक है, तो ये क्या था ना, ये अपने 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 पिता की हत्या करने के बाद ही गद्दी पे बैठते थे, इनको गद्दी मिली थी। जैसे उदयन ने अजातशत्रु का वध किया था, अजातशत्रु ने बिंबिसार का। तो इस जो वंश को हम हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये इन लोगों ने अपने अपने पिता की हत्या करके ही गद्दी को हासिल किया था। उदयन ने क्या किया था, उदयन ये फैक्ट यहीं पे मैं आपको बता दे रहा हूँ। उदयन राजगीर से, उस समय राजगीर हुआ करती थी इनकी राजधानी, राजगीर से पाटलिपुत्र को अपना कैपिटल शिफ्ट किया था इसने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राजगीर, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है कि कहाँ से कहाँ शिफ्ट किया था। राजगीर, जिसे राजगृह भी कहते हैं। तो राजगीर से पाटलिपुत्र इन्होंने शिफ्ट किया था। किसने किया था? उदयन ने किया था। ठीक है, ये उदयन का नाम थोड़ा ध्यान रखिएगा इसलिए क्योंकि एक दूसरे राजा थे उदयन। ठीक है, उदयन जो कौशाम्बी के वत्स थे ना, वहाँ वहाँ के राजा थे कौशाम्बी के। तो उदयन नाम था उनका, उदयन। ठीक है, और ये क्या था? उदयन था। तो अगर कहीं अगर दोनों ऑप्शन मिल जाए तो ध्यान रखिएगा उदयन ही लगाना है। ये हर्यक वंश वाले जो हैं, कहीं उदयन लगा दिया तो गलत हो जाएगा, और हालांकि ऐसा देगा नहीं। देखिए, मेन है राइम, अगर राइम के आधार पर दे दिया है उदयन उदयन, तब तो एक ही ऑप्शन है, तब तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर दो तीन ऑप्शन, दो दो ऑप्शन दे दिया, उदयन भी दे दिया उदयन भी, तो उदयन शुरू मतलब सही होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन और रीति व रिवाजों की अस्वीकृति। तो इसका जो आंसर है वो है आत्मदमन। देखिए, बौद्ध धर्म जो था वो तो मध्यम मार्ग वाला, मध्यम मार्ग पे चलने के लिए बताते थे। जैन धर्म में क्या था कि महावीर स्वामी ये मानते थे कि मोक्ष की प्राप्ति में अगर आपको अपने शरीर को भी कष्ट देना पड़े तो कोई बात नहीं, देना चाहिए। यही आत्मदमन की बात यही है, और इससे इसका और कोई बहुत बड़ा वो नहीं, मतलब नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो आत्मदमन ही है। बाकी ये जो अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, रीति व रिवाजों की अस्वीकृति,
ये कॉमन है, दोनों में कॉमन है, बस ये था जो अलग था दोनों से। नेक्स्ट जो है वो है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे आनंद, राहुलोभद्र, मक्खली गोसाल और उपाली। ये टाइपिंग मिस्टेक है, मक्खली है, ये मक्खली गोसाल। देखिए आजीवक संप्रदाय जो था एक तरह से ये भाग्यवादी संप्रदाय था, मतलब भाग्य में भरोसा रखने वाला कि जो भाग्य में लिखा है वही वही होगा, और भाग्य से अलग मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं था ये। हाँ, ये जो फिलॉसफी थी वो चारवाक की फिलॉसफी से अलग थी, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। आजीवक और इसके जो आजीवक संप्रदाय थे, इसके जो संस्थापक थे वो थे मक्खली गोसाल। मक्खली गोसाल। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? राजगीर, सांची, पावापुरी और समस्तीपुर। तो महावीर जैन की बात हो रही है यहाँ पे, इसका जो आंसर है वो है पावापुरी। ध्यान रखिएगा, महात्मा बुद्ध के लिए मैंने बताया था मल्ल पावा, ठीक है, पावा कुशीनगर, ठीक है, और यहाँ जो है वो पावापुरी। देखते हैं, ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? ऋग्वेद संहिता नवा मंडल, अभी इससे संबंधित आपने क्वेश्चन पढ़ा था पहले कि नवा मंडल कौन सा, सोम को कौन सा मंडल समर्पित है, आपने अभी इससे पहले क्वेश्चन पढ़ा था। अब ये उल्टा करके पूछ दिया कि नवा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है, तो सोम और इस पेय पर नामांकित देवता। देखिए सोम ये मतलब वैसे जड़ी बूटियों से बनाया हुआ एक पेय ऐसा मानते हैं, और आज के ज़माने में तो सोम का जो वर्तमान नाम है वो तो सब जानते ही हैं, तो बस वही है सोम, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? मौर्य, हर्यक, नंद और गुप्त। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो पितृहंता वंश था, हर्यक वंश, उसी को बोला जाता है। अजात शत्रु बिंबिसार का बेटा था, और अजात शत्रु का जो था वो उदयन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण और इंडिका। तो ये इंडिका है, मेगास्थनीज इंडिका। एक्चुअली मेगास्थनीज जो था वो पाटलिपुत्र में काफ़ी समय तक रहा था, और वहाँ का जो प्रशासन व्यवस्था था पाटलिपुत्र का, उसके बारे में मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में लिखा हुआ है, ठीक है ना। उस नगर प्रशासन वगैरह जो है पाटलिपुत्र का, उसके बारे में इंडिका में लिखा हुआ है। ये इंडिका का लेखक कौन था? विष्णुगुप्त, मेगास्थनीज, डायामेटस, ऐसा करके है, प्लिनी, डायामेटस और प्लिनी। तो इसका जो लेखक था मेगास्थनीज, अभी आपको बताया मैंने, मेगास्थनीज। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन, बिंबिसार, अशोक और महा महापद्मनंद। तो अभी मैंने आपको बताया ना कि उदयन ही थे जो कि राजगृह से अपना कैपिटल शिफ्ट किए थे पाटलिपुत्र में। तो ध्यान रखिएगा उदयन, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है बीपीएससी में, तो इस पे आप विशेष ध्यान रखिए इस क्वेश्चन पे। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ए कनिंघम, एच दानी, ब्यूलर और जेम्स प्रिंसेप। तो इसका आंसर जो है वो जेम्स प्रिंसेप है। देखिए ब्राह्मी लिपि जो था वो अशोक के जो लेख थे ना, जो मतलब शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख जो था, ये मूलतः जो था ये ब्राह्मी लिपि, प्राकृतिक लिपि और आर्मेयिक लिपि, खरोष्ठी। ध्यान रखिएगा, ब्राह्मी, प्राकृतिक, खरोष्ठी और आर्मेयिक। आर्मेयिक दरअसल ये खरोष्ठी और आर्मेयिक ये मानते हैं पश्चिमी भारत में, ये जो शिलालेख मिले हैं उसमें इन दोनों का है, और बाकी जो मिले हैं उसमें ब्राह्मी और प्राकृतिक का है। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? शिशुनाग वंश, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। तो अभी फिर ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, उदयन। अब देखिए ये अभी मैंने आपको बताया था ना उदयन होगा, ये मेरा टाइपिंग मिस्टेक है, आंसर इसका। नेक्स्ट जो है वो है बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीवकों ने, थारुओं ने, जैनों ने और तांत्रिकों ने। तो देखिए बराबर की जो गुफाएं थी और नागार्जुनी पहाड़ियों को काट करके ये बनाया गया था, ये गुफाएं आजीवकों के रहने के लिए, ठीक है। और इसमें ये अशोक था, और अशोक का जो
बेटे का बेटा था, दशरथ नाम था उसका। तो उसी के समय में ये बराबर की गुफाएं और नागार्जुनी पहाड़ियों को काट कर ये बनाया गया था ये आजीविकों के लिए। ठीक है, एक तरह से आजीविकों को इन लोगों ने प्रश्रय दिया था, कहने का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? मौर्य, नंद, गुप्त और लिच्छवी। तो इसका आंसर जो है वो लिच्छवी है। ठीक है, गणतंत्र, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एक दो बार और आया हुआ है बीपीएससी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उत्तर गुप्त काल और धर्मशास्त्र के समय में। तो देखिए, ये जो अछूत शब्द मतलब अछूत की अवधारणा की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये जो वर्ण व्यवस्था थी ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये दरअसल धर्मशास्त्र से ही संबंधित है ये। तो फिर अब हम यहीं पे अपने वीडियो को ख़त्म करते हैं, और इसका जो अगला पार्ट है वो भी आ जाएगा एक दो दिन के अंदर ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक, कमेंट, शेयर, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर आपको कोई सुझाव है अगर आपका, तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव भी दे दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।